गुड इवनिंग, मैं हूं बादशाह और आज की क्लास में हम भूकंप के नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। पिछले टाइम में भूकंप आदि परिभाषा और उसकी वेव्स के बारे में बात हो गई थी। आज हम भूकंप के छाया क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। भूकंपीय छाया क्षेत्र यानी इसको बोलते हैं शैडो जोन ऑफ सिस्मिक। भूकंप का छाया क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जिस पर भूकंप नहीं पहुंच पाता या भूकंप की वेव्स नहीं पहुंच पाती। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये फोकस है, यानी यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, तो यहाँ से जब ये वेव्स जाएंगी तो ये चारों दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट होंगी और ये हमारी पृथ्वी का एक आंतरिक अंतरम कोर है। अब यहाँ से जब ये वेव्स जाएंगी तो हर दिशा में इधर इधर ये सब में फैलेंगी, लेकिन इसमें एक क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें ये पी वेव्स की बात कर रहे हैं। अभी हम पी वेव्स, पी हमने आपको बताया था कि पी वेव्स और एस वेव्स दोनों को आंतरिक या भूगर्भिक भूकंपीय तरंगे कहते हैं। तो हम यहाँ जो भूकंपीय छाया क्षेत्र होगा वो केवल दो तरंगों के लिए होगा, एक पी वेव्स के लिए और एक एस वेव्स के लिए। पी वेव्स मतलब प्राथमिक तरंगे। तो भूकंप की जो प्राथमिक तरंगे हैं ये सब तरफ के लिए डिस्ट्रीब्यूट, इससे फोकस से हर तरफ के लिए जाएंगी। लेकिन एक स्थिति यहाँ आएगी कि जब ये यहाँ पर आएंगी तो जैसे ही ये यहाँ पर इस क्षेत्र में आएंगी और इस क्षेत्र में आएंगी, यानी 103 डिग्री, आप इसको 100 या 105 मान सकते हैं, 105 डिग्री या 105 अंश, और 105 अंश से लेकर के 145 अंश, और इधर भी ये 145 अंश। कहीं आपको 143 मिल सकता है, तो 43-45 में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। तो 100 और यहाँ पर भी 105 हो सकता है। तो 105 से 145 के जो बीच का क्षेत्र होता है, अब देखिए पी वेव्स की खासियत क्या होती है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों से ही होकर गुजर सकती हैं। तो इसलिए ये इन सारे क्षेत्रों से होकर के गुजर आई, लेकिन जैसे ही ये इस वाले एरिया के बीच में आई यहाँ पर, तो यहाँ आकर के ये क्या हो गई, लुप्त हो गई। यानी कोई भी भूकंपीय तरंग अगर प्राथमिक तरंग है तो वो तीनों ठोस, द्रव, गैस से होकर गुजर सकती है, लेकिन अपने फोकस बिंदु से जैसे ही 105 या 103 डिग्री पर आएगी तो यहाँ से 145 डिग्री यानी 145 डिग्री तक के क्षेत्र में कोई भी भूकंपीय वेव्स आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई भी भूकंपीय वेव्स नहीं गुजर सकती। तो इस क्षेत्र को ही हम कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र, मतलब यहाँ पर भूकंप नहीं आ पाता। तो ये था पी वेव्स के लिए। अब इसी तरह से एक होता है एस वेव्स। तो ये हमने आपको बताया कि प्राथमिक तरंगों के लिए भूकंपीय छाया क्षेत्र 103 डिग्री से 145 डिग्री या 105 डिग्री से 145 डिग्री तक के क्षेत्र को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये भूकंपीय छाया क्षेत्र है। इसी को हम क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। यानी ये वाला जो क्षेत्र है इसी को हम कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब दूसरा एस वेव्स, एस वेव्स। अब एस वेव्स, मैं फिर बात वही कह रहा हूँ कि अब एस वेव्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमने पी वेव्स के बारे में बात की थी, यानी जब किसी दूरस्थ स्थान से जो फोकस है, भूकंप मूल केंद्र है, वहाँ से जब भूकंपीय तरंगे तीव्र गति से चारों तरफ बढ़ रही होती हैं और बढ़ते दौरान जब रिक्टर स्केल पर उसकी कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जाता है रिक्टर पैमाने पर, उसी क्षेत्र को हम कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब देखिए एस वेव्स के बारे में क्या है। तो एस वेव्स में
मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर ये भूकंप मूल है, और ये पृथ्वी का अंतरम है। अंतरम मतलब पृथ्वी का कोर है। जैसे पृथ्वी को हमने आपको बताया होगा जब पृथ्वी की संरचना के बारे में कि पृथ्वी की ऊपरी भाग को भूपृष्ठ या इंग्लिश में क्रस्ट या फिर इसको भूपर्पटी कहते हैं, इसके उससे अंदर वाले भाग को मेंटल कहते हैं, और उससे अंतरम वाले भाग को कोर कहते हैं। तो ये अभी फिलहाल हम कोर की बात कर रहे हैं। कोर को मतलब क्रोड भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से जैसे ये भूकंप की तरंगें देखिए, ये सब तरफ को चारों दिशाओं में यहाँ से ये इधर उधर को हो जाएंगी, और जैसे ही इधर उधर को बढ़ेंगी और ये फैलनी शुरू होंगी अपने मूल स्थान से, तो जैसे ही ये यहाँ पर 103 डिग्री पर आएंगी, 103 डिग्री पर आएंगी, और इधर भी ये 103 डिग्री पर आएंगी। तो 103 डिग्री या 103 अंश पर आते ही, और ये अंदर का जो भाग है इसका अंतरम मतलब मेंटल वाला भाग, तो ये जो मेंटल वाला भाग है इसके चारों तरफ ये द्रव्य अवस्था में है। इसके बाद कोर का भी ऊपरी भाग द्रव्य अवस्था में है, लेकिन इसका जो आंतरिक भाग है केवल ये वाला, ये ठोस अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही द्रव्य वाली स्थिति आती है पृथ्वी की, तो 103 डिग्री के बाद पूरा ये क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं डार्क वाला, तो यहाँ से आगे यानी 103 ये और 103 आगे ये, यहाँ से 103 से नीचे का पूरा भाग ये जो आप देख रहे हैं, ये सब भूकंप छाया क्षेत्र है। यानी यहाँ पर एस वेव्स को रिक्टर स्केल पर कभी भी अभिलेखित नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पर भूकंपीय तरंगें कभी नहीं आती हैं। तो यही है भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो एस वेव्स में और पी वेव्स में अंतर केवल इतना है कि पी वेव्स में यहाँ ये द्रव्य था, लिक्विड था, और लिक्विड से होकर के भी पी वेव्स निकल कर आ गई थी 145 डिग्री पर, लेकिन एस वेव में 103 के बाद पूरी तरह से भूकंपीय तरंगें विलुप्त हो गई। तो इसलिए यहाँ पर 145 के बाद भी वेव्स नहीं आई। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए कि भूकंपीय छाया क्षेत्र, तो 105 डिग्री से पी वेव्स के लिए 105 से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा वो भूकंपीय छाया क्षेत्र होगा दोनों तरफ। और ऐसे ही यहाँ पर 103 डिग्री से नीचे का पूरा संपूर्ण क्षेत्र जितना भी होगा, 103 लेफ्ट और 123 मतलब 103 राइट का पूरा क्षेत्र जो नीचे का होगा वो एस वेव्स के लिए भूकंपीय छाया क्षेत्र होगा। क्योंकि लिक्विड जैसे ही भाग आता है पृथ्वी का मेंटल वाला, उसके बाद पूरा मतलब पूरी तरह से एस वेव्स विलुप्त हो जाती है, क्योंकि लिक्विड में होकर के एस वेव्स पार नहीं हो पाती। ठीक, तो ये था भूकंप क्षेत्र। अब भूकंप क्षेत्र के बाद बात आती है कि गुटेनबर्ग एक विद्वान है, गुटेनबर्ग ने मतलब मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह असंबद्धता की खोज की थी। तो इन्होंने भूकंप को गहराई के आधार पर विभाजित किया कि भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 इन्होंने बताया कि नंबर 1 पहला साधारण गहराई वाले भूकंप। साधारण गहराई वाले भूकंप इनको बोलते हैं सिंपल डीप सिस्मिक, मतलब साधारण गहराई वाले भूकंप। इसके बाद साधारण गहराई वाले भूकंप के बाद इन्होंने बताया कि या इसको ये भी कह सकते हैं सिंपल डीप फोकस अर्थक्वेक, भूकंप को अर्थक्वेक भी बोलते हैं। तो साधारण गहराई वाले जो भूकंप होते हैं वो पृथ्वी के 0 से लेकर के और 50 किलोमीटर की गहराई तक जो भूकंप उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए अभी ये हमारी पृथ्वी की सतह है ऊपर की, यहाँ से हो सकता है इस वाली सतह पर 0 का मतलब है कि कोई यहाँ पर परमाणु बम गिरा दे और उससे जो भूकंप उत्पन्न होगा तो वो हमारा 0 पर होगा। इसके अंदर अगर कोई भूभाग
ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए 20 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी के अंदर, 10 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की गहराई पर अगर इसके अंदर भूकंप उत्पन्न हो जाए, तो अगर वो 50 किलोमीटर की गहराई के अंदर तक भूकंप मूल है, मतलब फोकस है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, तो उस क्षेत्र को हम साधारण गहराई वाले भूकंप या सिंपल डीप फोकस अर्थक्वेक कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो भूकंप है उसको हम बोलते हैं मध्यवर्गीय या मध्यवर्ती गहराई वाले भूकंप। अब मध्यवर्ती वाले ये क्या है? तो मध्यवर्ती गहराई वाले जो भूकंप हैं, इसमें इन्होंने बताया कि 50 किलोमीटर की गहराई से और 250 किलोमीटर की गहराई तक अगर भूकंप की उत्पत्ति होती है, 50 किलोमीटर की गहराई से और 250 किलोमीटर अगर अंदर तक किसी भूकंप की अगर उत्पत्ति होती है, तो हम उसको मध्यवर्ती गहराई वाले यानी मीडियम डीप फोकस अर्थक्वेक कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड है। तो थर्ड भूकंप जो है ये है अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। अब देख लीजिए, अत्यधिक गहराई वाले इसको बोलते हैं डीपेस्ट फोकस अर्थक्वेक। तो अत्यधिक गहराई वाले जो भूकंप हैं ये पृथ्वी के 250 किलोमीटर अंदर की गहराई से और 700 किलोमीटर की गहराई के बीच में उत्पन्न होने वाली, यानी अगर कोई भूकंप मान लीजिए पृथ्वी में उत्पन्न होता है तो उसकी अधिकतम गहराई 700 किलोमीटर हो सकती है। तो 700 किलोमीटर की अगर गहराई तक कोई भूकंप उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन में आ जाए कि 250 किलोमीटर से या 400 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होने वाला भूकंप किस श्रेणी में आएगा, तो अत्यधिक गहराई वाले भूकंप की श्रेणी में आएगा। कोई पूछ लेगा 150 के, अगर मान लीजिए कोई भूकंप क्षेत्र जिसका फोकस 150 किलोमीटर है, तो बताइए आप कौन से वाले में आएगा, तो मध्यवर्ती में आएगा। कोई पूछने लगे आपसे 25 किलोमीटर की गहराई में अगर भूकंप का जन्म होता है या भूकंप का मूल फोकस है, तो आप बताइए कि वो कौन से वर्ग में आएगा, तो साधारण भूकंप गहराई वाले क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका भूकंप के क्षेत्र हो गए, यानी भूकंप के क्षेत्र या भूकंप के 3 प्रकार हो गए इस तरह से कि साधारण गहराई वाले, मध्यवर्ती गहराई वाले और अत्यधिक गहराई वाले, और भूकंप का छाया क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भूकंप के क्षेत्र। तो अब हम बात करेंगे भूकंप का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। विश्व में भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर भूकंप अधिक आता है, तो इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे सामने विश्व है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, और ये यूरोप, और ये एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले एक क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय पेटी। नंबर 1 प्रशांत महासागर तटीय पेटी। इसको परिप्रशांत महासागरीय पेटी भी कहते हैं क्योंकि ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैली हुई है। इसलिए जब चारों तरफ कोई चीज़ फैली होती है तो हम उससे पहले परी लगा देते हैं, जैसे पर्यावरण चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण। इसी तरह से ये है प्रशांत महासागर तटीय पेटी या परिप्रशांत महासागर
महासागरीय पेटी। तो अब ये वाला क्षेत्र हमको ढूंढना है कि ये कहाँ पर है। तो देखिए प्रशांत महासागर यहाँ से शुरू होता है और ये संपूर्ण क्षेत्र ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये पूरा ये वाला क्षेत्र और ये इधर। फिर इसके बाद जब हम पृथ्वी को ग्लोब को गोल करेंगे तो ये वाला क्षेत्र घूम के किधर आ जाएगा, इधर। और फिर ये यहाँ से लेकर के ये संपूर्ण क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र प्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आता है। ये जापान है। अब देखिए जापान विश्व का सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और जापान भी किस क्षेत्र में आता है, प्रशांत महासागर तटीय पेटी में या परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अब यहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं, तो इसका कारण क्या है। एक कारण इसका, एक तो ये मतलब जो प्लेटें हैं पृथ्वी की वो अपसरण क्षेत्र में है, ये अभिसरण क्षेत्र में, प्लेट अभिसरण क्षेत्र, प्लेट अभिसरण क्षेत्र। यहाँ क्या है कि दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। देखो मैंने आपको बताया होगा प्लेट टाइम पर कि एक प्लेट ऐसे गति कर रही होती है, दूसरी प्लेट ऐसे गति कर रही होती है, इसको बोलते हैं अपसरण क्षेत्र। ना इसको इससे मतलब है ना इसको मतलब है, और दोनों के बीच में भ्रंश होता है। इस स्थिति में एक बार प्लेट क्या होती है, एक प्लेट ऐसे जा रही होती है इधर को और दूसरी प्लेट इधर को निकल जाती है और ये बीच में ये किनारे मतलब किनारा होता है, इसे कहते हैं संरक्षित प्लेट। मतलब ये ना इसको क्षति पहुंचाती है ना इसको, और यहाँ पे क्या है बीच में ये गैप हो जाता है, पर यहाँ पर कुछ नहीं होता। एक प्लेट इधर से जा रही होती है और दूसरी प्लेट इधर से आ रही होती है, ये तीसरी प्लेट है, इसको कहते हैं अपसरण या विनाशात्मक प्लेट। यहाँ क्या होता है कि भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे जम जाती है और यहाँ पर जब ये नीचे जाती है गहराई में तो इसकी प्लेट गल करके लावा बन जाती है, और लावा बनने के बाद यहाँ पर बैलेंस होने के लिए इधर उधर धक्के मारती है तो उस क्षेत्र में भूकंप आता है। बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है जिससे कि भूकंप आते हैं। तो ये ज़्यादातर जो क्षेत्र है ये वाला वो इसी क्षेत्र में है, अभिसरण वाले क्षेत्र में, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में, इसलिए भूकंप मोस्टली आते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, ज्वालामुखी क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि जहाँ भूकंप आते हो वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो, लेकिन ये निश्चित है कि जहाँ ज्वालामुखी का जहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न होगा वहाँ भूकंप 100% आएगा, क्योंकि जब प्लेटें अंदर से मतलब लावा उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा होगा प्लेटों को, तो जैसे ही प्लेटों को या भूगर्भ की भूपरपटी या भूपृष्ठ को तोड़कर लावा बाहर निकलेगा, तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो उससे पहले बहुत बड़ी मात्रा में पृथ्वी की आंतरिक सतह के नीचे एनर्जी उत्पन्न होगी जो भूकंप का एक विनाशकारी रूप ले लेगी। तो इसलिए ज्वालामुखी क्षेत्र में ये है, इसलिए भी यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा एक कारण ये भी है और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ ये नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्र है। मतलब नवीन मतलब नया, और बलित पर्वत मतलब बलैन के द्वारा फोल्ड पड़ने से पर्वतों का निर्माण हुआ है, जैसे हिमालय पर्वत है। तो इस तरह का क्षेत्र जो है ये नवीन बलित पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए भी यहाँ पर ज्वालामुखी भूकंप ज़्यादा भूकंपों की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद दूसरी प्लेट मतलब दूसरा क्षेत्र भूकंप का, तो दूसरा जो क्षेत्र है भूकंप का वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये दूसरा क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जो किसी भी एक ऐसा क्षेत्र जो महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मध्य, बीचों बीच से। महाद्वीपीय महाद्वीपों के मध्य से या मध्य में उत्पन्न होने वाले भूकंप के क्षेत्र को मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में लगभग 63% भूकंप आते हैं हर साल। यानी जितने भूकंप, अगर मान लीजिए हम भूकंप की गिनती 100 मान लें एक साल में, तो 100 में से 63 भूकंप प्रशांत महासागरीय पैसिफिक ओशियन कोस्टल बेल्ट में आते हैं, और दूसरे नंबर पर है मध्य महासागरीय पेटी। तो इस मध्य महासागरीय पेटी में क्या है कि देखो ये पेटी का जो विस्तार है वो यहाँ भूमध्य सागर के क्षेत्र से यानी एटना, स्ट्रांगोली
और इस वाले क्षेत्र से लेकर के और ये ईरान इराक यहाँ से होते हुए और फिर ये भारत के, देखो यहाँ पेरिनीज पर्वत है यूरोप का, और पेरिनीज पर्वत से आल्पस यूराल वगैरह इस क्षेत्र से होते हुए और फिर ये ईरान इराक के क्षेत्र से रास्ते से होते हुए भारत के काकेशस, यहाँ पर काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत से हिंदुकुश पर्वत होते हुए और हिमालय पर्वत, फिर इसके बाद ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और यहाँ से ये म्यांमार होते हुए, ठीक, और ये यहाँ पर थाईलैंड, कंबोडिया और फिर निकोबार अंडमान द्वीप समूह तक इस वाली बेल्ट का विस्तार है, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय पेटी, ठीक है ना, यानी इसको बोलेंगे मिडिल कॉन्टिनेंट या मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको फिर समझ लीजिए एक बार। पेरिनीज पर्वत श्रेणी से होते हुए आल्पस पर्वत श्रेणी, आल्पस के बाद ईरान इराक एल्बुर्ज हिंदुकुश के बाद ये पूरा हिमालय पर्वत क्षेत्र और फिर म्यांमार होते हुए ये नीचे तक थाईलैंड कंबोडिया होते हुए और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इस पेटी का विस्तार है, ठीक। तो ये महाद्वीप के बीच में से है, इसलिए इसको मध्य महासागर ही कहा जाता है। बस इसमें इतना ही हो, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, बताओ। तो इसके बाद नेक्स्ट है तीसरी पेटी। तीसरी पेटी इसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी ये तीसरी पेटी है, ये भी मुख्य पेटी है। अब देखिए मध्य अटलांटिक पेटी वाला क्षेत्र कौन सा है, ये पूरा क्षेत्र जलीय क्षेत्र है। यहाँ से लेकर के ये संपूर्ण क्षेत्र ये पूरा सब जलीय क्षेत्र है और ये इस तरह से एस के आकार में एक अंध महासागर है और एस के आकार में जो अंध महासागर है, इसी अंध महासागर में यहाँ पर एक द्वीप समूह रह गया बनाने को, ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड से लेकर के इस तरह से और ये एक क्षेत्र है, इसे कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक, ठीक। यहाँ ये मध्य महासागरीय जो कटक है इसका निर्माण किस तरह से हुआ, ये ऐसे बेल्ट्स पर स्थित है ये वाला क्षेत्र। इधर अमेरिकन प्लेट है और इधर अफ्रीकन प्लेट है, इधर उत्तरी अमेरिकन प्लेट है और इधर ये यूरोपियन प्लेट है। अब देखो ये वाली प्लेट तो इधर की तरफ गति कर रही है, ये इधर को जा रही है और ये वाली प्लेट इधर को जा रही है, यहाँ पर भी ये प्लेट इधर जा रही है और ये वाली प्लेट इधर जा रही है। जब दो प्लेट एक दूसरे के रास्ते से अलग अलग होंगी तो बीच में क्या हो जाएगा, गैप्स, और गैप्स या ट्रैप्स बनने से क्या होगा कि भ्रंश और बीच वाला भाग नीचे धंसेगा। जब नीचे धंसेगा और दरार पड़ेगी तो अंदर पृथ्वी के जो लावा है वो फटाक से बाहर निकल आएगा और जब लावा बाहर निकलेगा तो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में नवीन चट्टानें पाई जाती हैं और इस वाले क्षेत्र में अक्सर ज्वालामुखी महासागर के अंदर विस्फोट होते रहते हैं, जिससे लावा निकल कर यहाँ पर कई बार महासागर की जो सतह है ऊपर की, महासागर तल है, इस सतह के ऊपर भी कई द्वीप समूहों का निर्माण हो गया है। तो ये सब लावा से निर्मित द्वीप समूह है इस वाले क्षेत्र में। तो ये जो क्षेत्र है इसी को हम कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक या मध्य महासागरीय पेटी। तो इसे मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है, यानी मिड ओशियन रिज इस वाले क्षेत्र को। और ये सब ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत और मतलब पहाड़ियाँ हैं भूमि के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। ये सबसे ज़्यादा जो इसका विस्तार है, यानी सबसे ज़्यादा इस पेटी का जो विस्तार है और यहाँ सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो यही वाला क्षेत्र है। यहाँ तक ये भूमध्य सागर से लेकर और भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यहीं पर भूकंप आते हैं इस वाली पेटी में। और इस पेटी की चौड़ाई भी जो है वो यहाँ भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। तो ये इस तरह से 3 मुख्य भूकंपीय पेटियाँ थी। इसके अलावा अगर मतलब जैसे मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो आप भारत में रेयर केसेस में आपको यहाँ पर ये जापान का भुज शहर है कच्छ के रण में, तो यहाँ पर भी अक्सर भूकंप आते हैं। वैसे भूकंप प्रभावित नहीं है, लेकिन 2001 में जब भूकंप आया था
तो यहाँ पर पूरा भुज शहर पूरी तरह से कब्रिस्तान बन गया, यानी जितनी भी बहुमंजिली इमारतें थी सब ढह गई और ज़मीन मतलब बिल्कुल एकदम प्लेन एरिया की तरह बन गया, जहाँ लगभग 10,000 से मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग एक साथ में मारे थे और 350 से ज़्यादा लोग तो स्कूल में दब के मर गए थे पढ़ने के दौरान, विद बच्चों के, बच्चे और टीचर्स। तो यहाँ मतलब ये क्षेत्र ऐसा नहीं है कि इतना मतलब इस एरिया में नहीं आता, लेकिन इस एरिया में नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि और बाकी क्षेत्रों में भूकंप नहीं आते, और क्षेत्रों में भी भूकंप आते हैं, लेकिन उनका कुछ स्थानीय कारण है बस। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।